ये तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है वो है 6% पर एनम फॉर 10 ईयर्स। 6% पर एनम फॉर 10 ईयर्स। तो जब भी कभी यहाँ पर जब वो ईएमआई की बात हो रही है तो ईएमआई हमेशा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स होता है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या है कि वो आपका हर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करा जाएगा। तो जो 6% हमको दे रखा है वो 6% दे रखा है पर एनम के हिसाब से, पूरे साल के हिसाब से। तो यहाँ पर जब आप आई कैलकुलेट करोगे तो आई इज इक्वल टू 6% पर एनम है, लेकिन जब उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से निकालेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे और साथ में परसेंटेज है तो नीचे आ गया 100। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 और नीचे 100 है तो इसका मतलब 0.005 ये हो गया 0.005। उसके बाद हम ये कहेंगे ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, ये पर मंथ के हिसाब से हो गया, ठीक है। फिर एन कैलकुलेट करना है। एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, या नंबर ऑफ ईएमआईज। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या हो जाएगा भाई 10 साल के लिए है, 10 साल के लिए है और एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 10 साल कितनी इंस्टॉलमेंट्स आपकी बन जाएगी 12 इंटू 10, 12 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 12 इंटू 10 कितना हो गया 120 हो गई हमारी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। इसके बाद ये पूछते हैं हमसे कि भाई आप इसमें she wants to pay back the loan in equated monthly installments, find her EMI by using flat rate method and by using reduced balance method। तो flat rate method में P into I plus 1/n ये होता है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए आप EMI is equal to P into I plus 1/n, P into I plus 1/n। बस जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी हम यहाँ डालिए 500,000 मल्टीप्लाइड बाई आई कितना है 0.005 प्लस n कितना है 120 1/120। इसका एलसीएम लीजिए तो 120 को जब 0.005 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.005 मल्टीप्लाइड बाई 120, ये पॉइंट लिया तो नीचे आ गया 1000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 12 5 से कितना हो गया 60, 60/100, 60/100 ये कितना हो जाएगा बेटा 0.6। 120 को 0.005 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 0.6। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 500,000 0.6 प्लस 1/120 एलसीएम लिया। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद मैं 12 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँगा तो 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 50 माइनस 48 कितना हो गया 2, 2 0 20, 12 1 जा 12, 20 माइनस 12 क्या हो गया 8, 8 0 80, 8 0 80, 12 6 जा 72 होता है। दोबारा देखते हैं 12 4 जा 48 तो 2 आ गया, 2 0 20 हो गया। फिर 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 हुआ तो 20 माइनस 12 कितना हो गया 20 माइनस 12 हो गया हमारे पास। नहीं ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो नहीं रहा है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट्स में आएगा ना। यस सर। 41 4166.66 आ रहा है। 4166.66 या 67 बोल दो इसको यस अप्रॉक्सीमेट, है ना। ये हो गया तो 4166.67 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.6। अच्छा अच्छा ये 1.6 बना, ये वैल्यू आपकी, चलिए ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6666.67,
666.67। तो ये आपकी ईएमआई हो गई फ्लैट रेट मेथड से। अब उसके बाद देखेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सेकेंड पार्ट इसका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। EMI by reducing balance method RBM। इसका फॉर्मूला नोट करें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्या होता है? E is equal to PI upon 1 minus 1 plus I की पावर माइनस n। 1 minus 1 plus I की पावर माइनस n, ये हो गया। अब यहाँ पर जो कैपिटल P है ये तो आपका वही है 500,000 मल्टीप्लाइड बाई I कितना है? I आप ये देखें, I को 0.005 बोलने की बजाय 1/200 भी बोल सकते हैं, ताकि कैलकुलेट करने में यहाँ पर थोड़ी आसानी रहे। 1/200 बोल दिया। 1 minus 1 plus 0.005 की पावर माइनस 120, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, फिर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 225 ज़ा 50 और 2 0 और लगा दो 2500। तो ये हो गया 2500 अपॉन 1 minus 1.005 की पावर माइनस 120। 1.005 की पावर माइनस 120 ये पहले ही दे रखा है 0.5496। तो 2500 अपॉन 1 minus 0.5496। वरना तो 1 मिनट वेट करना जरा। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी अंकल नमस्ते जी। हाँ जी अंकल सब ठीक है। हाँ जी ठीक है जी। हाँ मैंने ले लिए थे जी। मतलब आज का तो नहीं लिया, कल और परसों का मैंने ले लिया था, मैंने रख रखा है अपने पास। हाँ मैं रख लूँगा जी, मैं रख लूँगा। ठीक है अंकल। अच्छा अंकल नमस्ते। हाँ जी, तो अब जरा देखो कि कर लेंगे अब इसका कैलकुलेशन, तो कर लोगे, इसमें तो कुछ है नहीं। यस सर। ठीक है। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है। रोहित बाइज अ कार फॉर विच ही मेक्स डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 1,50,000। 1,50,000 का उसने डाउन पेमेंट किया। डाउन पेमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो हमने अब वो बहुत महंगी कोई चीज़ है, जैसे कोई हम कार खरीद रहे हैं तो कार बड़ी महंगी है, तो हमने क्या करा कि हमने कुछ पैसा तो हम अपनी तरफ से डाल देते हैं, मतलब उसी टाइम इंस्टेंटली पे कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। और जो बाकी का एक्स्ट्रा अमाउंट है, मान लीजिए 4 लाख या 5 लाख की गाड़ी है लेकिन हमारे पास 2 लाख रुपए हैं बस, तो हमने 2 लाख रुपए तो तभी के तभी पेमेंट कर दिया, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। और फिर जो 3 लाख रुपया बचता है उसका हमने लोन ले लिया। तो वही यहाँ पर केस है। इन्होंने बोला रोहित बाइज अ कार फॉर विच ही मेक्स डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 1,50,000, तो उसने 1,50,000 रुपीज पे कर दिया कार खरीदते टाइम। एंड द बैलेंस इज टू बी पेड इन 2 years बाई मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 25,448 ईच। ठीक है। तो अब इन्होंने ईएमआई की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में। ईएमआई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो इसमें देखिए एग्जांपल नंबर 3 में ईएमआई इन्होंने दे रखा है रुपीज 20,448।
₹25,448, ठीक है। और मंथली इंस्टॉलमेंट है और उसको 2 साल में पे करना है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स n कितना हो गया, 2 साल। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 2 साल में कितने महीने हो गए, 24। तो 2 इंटू 12 कितना हो गया, 24 इंस्टॉलमेंट्स। इतनी तो हो गई हमारी इंस्टॉलमेंट्स। उसके बाद देखिएगा, फिर ये बोल रहे हैं, इफ द फाइनेंसर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार। 20% पर एनम, तो इंटरेस्ट जो है 20% पर एनम है। इसका मतलब क्या हो गया, 20/100 तो हो ही जाएगा, और मुझे तो पर मंथ का निकालना है, तो मैं इसको 12 से भी डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट हो गया, और इसको आप क्या बोलेंगे, इसको 2/120 इंटू 6 12, तो 1/60 बोल दीजिए। अभी इसको 1/60 ही बोल दीजिए, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो डेटा दे रखा है ना, इसमें मैं उस डेटा के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मुझे 1/60 लेने में फ़ायदा है, बताऊँगा अभी कैसे। उसके बाद देखिए, वो कह रहे हैं फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार। तो एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार मुझे नहीं पता, हम ये कहेंगे लेट द प्रिंसिपल अमाउंट, let the principal amount be rupees P। प्रिंसिपल को मैंने जो है वो P ही मान लिया। तो अब आप ये देखिए, जब हमने इसको P मान लिया है, अब मैं आगे चलता हूँ। अगर कुछ भी हमको नहीं दे रखा है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ही कैलकुलेट करना है EMI। EMI फ्लैट रेट मेथड से सिर्फ तब कैलकुलेट करना होगा जब हमको दे रखा होगा। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही आप लेकर चलिए। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर EMI इज इक्वल टू PI अपॉन 1 माइनस 1 प्लस I की पावर -n। ये हो गया। अच्छा मुझे कैलकुलेट करना है बेटा P, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। PI इज इक्वल टू E इंटू 1 माइनस 1 प्लस I की होल पावर -n, ठीक है। तो P कितना हो गया, E इंटू 1 माइनस 1 प्लस I की होल पावर -n अपॉन I, ये हो गया। तो P इज इक्वल टू तो तब आगे देखिएगा, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E कितना दे रखा है 25448, 25448, ठीक है। 1 माइनस 1 प्लस I, तो 1 प्लस 1/60, 1 प्लस 1/60 की पावर n कितना आया 24 की पावर -24, ठीक है। और अपॉन I कितना है 1/60। तो P इज इक्वल टू 25448। ये जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है अगर, इंटू 60 इंटू 1 माइनस, जब इसका एलसीएम लेंगे 61 का 60, 60 प्लस 1 कितना हो गया 61, तो 61/60 की होल पावर -24, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अब कुछ नहीं बचा। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जैसे इससे पहले में आई हमने पॉइंट्स में निकाला था, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में ही 1/60 करके क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है 61/60 की पावर -24, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ा था, पॉइंट्स में नहीं निकाला था। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 8 ज़ा 48, 6 4 ज़ा, एक 0 तो लगा ही दिया बाद में, 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 4 28, 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 2 26, 2 कैरी, 6 5 ज़ा 30 और 2 32, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, ठीक है।
अच्छा, ये करने के बाद में फिर देखिएगा 1 माइनस 61/60 की पावर -24, ये कितना दे रखा है 0 पॉइंट, बहुत लंबी वैल्यू है, हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं 0.6725, 0.6725, बस इतना लिख लिया। इसके बाद 1526,880, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 5 कितना हो गया, 10 माइनस 5 हो गया 5, 9 माइनस 2 हो गया 7, 9 माइनस 7 हो गया 2, 9 माइनस 6 हो गया 3, तो ये बचा 0.3275, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 1 2 3 4। ये सारा मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो लगभग आ रही है 500,001। मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, 500,001.93, मैं आंसर देखकर बता रहा हूँ इसी में से 0.93 पैसा। तो इन्होंने इसको अप्रॉक्सीमेट करके ये कह दिया कि 500,002, 5,02,000 रुपए। तो 5,02,000 रुपए ये बचा था, ये अमाउंट वो था, ये प्रिंसिपल अमाउंट था जिस पर हमने लोन लिया, ठीक है, जिस पर लोन लिया गया। तो लेकिन 1.5 लाख रुपए तो पहले ही पे कर दिए ना, तो आप क्या करेंगे कि इसमें आप 1.5 लाख रुपए और ऐड करेंगे, तो वो आपका एक्चुअल प्राइस हो जाएगा कार का, क्योंकि ये बचा हुआ अमाउंट है, 1.5 लाख आपने पे कर दिए, इस बचे हुए अमाउंट पर आपने लोन लिया है, तो एक्चुअल प्राइस ऑफ कार 500,002 रुपीज़ और प्लस 150,000, तो रुपीज़ 650,002, ठीक है, ये एक्चुअल प्राइस है कार का। बताइए जी, क्लियर है, कर लेंगे? यस सर। ठीक है, अब मैं इसमें एग्जांपल नंबर 4 और 5 ये दोनों छोड़ रहा हूँ, ये कर लेना, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सफिशिएंट है, इतने क्वेश्चन से सफिशिएंट है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं इस पर क्वेश्चन। तो अगला देखो आप, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट या लास्ट है इसका टॉपिक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में नोट करें, द डिक्रीज इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट the decrease in monetary value of an asset, the decrease in monetary value of an asset over time due to use, wear and tear, due to use, comma, wear and tear, wear and tear or obsolescence, or obsolescence is called its depreciation. Is called its depreciation.
द डिक्रीज इन मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज कॉमा वियर एंड टियर और ऑब्सोलिसेंस इज कॉल्ड इट्स डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमने मतलब मशीनरी ली, कोई कार ली, कोई मशीन ली, तो वो क्या होता है, वो एज के साथ साथ धीरे 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 उसकी वैल्यू कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी कार को यूज़ करते हो तो उसकी मशीनरी लगातार यूज़ हो रही है, तो उसकी मशीनरी लगातार काम कर रही है, तो धीरे 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 वो डेप्रिशिएट यानी कि उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिशिएटेड वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है वो देखें। आप देखें एनुअल डेप्रिसिएशन, annual depreciation of an asset, annual depreciation of an asset is equal to original value of the asset is equal to original value of the asset माइनस ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, माइनस सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू। भी बताऊंगा ये सैल्वेज वैल्यू क्या होती है। माइनस सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। useful life of the asset। ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट का मतलब क्या? मान लीजिए हमने कोई गाड़ी हमने खरीदी। गाड़ी खरीदने के बाद में हमने ये कहा कि 5 लाख रुपए की मान लीजिए गाड़ी खरीदी हमने, और हम ये कहते हैं कि हर साल 20,000 रुपये या 50,000 रुपये उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू घट जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे सैल्वेज वैल्यू, कि वो कितना वैल्यू उसकी कम हो गई। ठीक। अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट का मतलब क्या है कि हमने वो कितने साल तक यूज़ करी। तो हम ये बोलते हैं कि ये फॉर्मूला डालकर हम एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट निकाल सकते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि एनुअली साल में उसकी वैल्यू कितनी घटकर रह गई। डेप्रिसिएशन वैल्यू समझ गए? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि 50,000 रुपये उसकी वैल्यू कम हो गई, एक चीज़ तो ये है, ठीक है, तो ये तो सैल्वेज वैल्यू हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई, तो एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट, तो वो जो अब घटी हुई वैल्यू है, तो ये तो एक मैंने मोटा मोटा एग्जांपल दिया कि ली थी 50,000 रुपये की और कम हो गई उसकी वैल्यू, ली थी 5 लाख रुपए की और 50,000 रुपये उसकी वैल्यू कम हो गई। तो हम अगर सीधा सीधा देखें तो सीधा सीधा ये बता देते हैं कि भाई अब 4,50,000 रुपये उसकी वैल्यू रह गई है। लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा जाता है और उस डेप्रिसिएशन के हिसाब से ही जो इंश्योरेंस होता है किसी भी कार का या किसी भी मशीनरी का, वो इंश्योरेंस वैल्यू फिर उतनी ही आती है उसकी। तो अब आप ये देखो, इसका सीधा क्वेश्चन देखिए, बस यही इसका मेन फॉर्मूला है, और इसको हम बोल देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन D इज इक्वल टू C माइनस एस अपॉन एन। C हो गई ओरिजिनल वैल्यू यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट उसकी, और S क्या हो गई उसकी सैल्वेज वैल्यू, और N हो गई हमारी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब देखिएगा, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, इसमें 2 ही एग्जाम्पल है, बस यही करना है आपको। तो फर्स्ट देखो आप,
एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 24.33 पर है। एग्जाम्पल 1 अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 50,000। मशीन कॉस्टिंग रुपीज 50,000, तो 50,000 जो है वो उसकी इनिशियल कॉस्ट हो गई, तो ओरिजिनल वैल्यू हो गई उसकी सी कितना हो गया रुपीज 50,000। ठीक है, उसके बाद द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज रुपीज 10,000। ठीक है, तो उसकी जो सैलवेज वैल्यू है वो एस हो गई रुपीज 10,000। फिर वो बोलते हैं अच्छा यूजफुल लाइफ ऑफ 4 इयर्स, तो एम कितना हो गया 4 इयर्स। अब वो बोलते हैं यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड ही हमको करना है और कोई मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, यही करना है बस। यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन एंड कंस्ट्रक्ट अ शेड्यूल फॉर डेप्रिसिएशन, ऑल्सो फाइंड द डेप्रिसिएशन रेट परसेंट। ठीक है, तो यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन, तो पहले तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालिए। एनुअल डेप्रिसिएशन D is equal to C minus S upon N, तो C कितना है 50,000 माइनस S कितना है 10,000 अपॉन N है 4, तो 50,000 माइनस 10,000 हो गया 40,000 अपॉन 4, तो 10,000 उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है रुपीज 10,000। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये एक साल के बाद उसकी वैल्यू घटकर कितनी रहेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन कितना हुआ 10,000 रुपये, तो एक साल के बाद उस मशीन की वैल्यू घटकर कितनी रहेगी 40,000 रुपये। तो आप ये कहेंगे कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी है या क्या चीज़ है, हाँ मशीन, बुक वैल्यू ऑफ मशीन, बुक वैल्यू मतलब अब उसकी वैल्यू कितनी है, एक साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी है 10,000 रुपये, तो डेप्रिसिएशन हो गया। तो जब 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया तो उसकी जो आपकी अब जो बची है, जो अब उसकी वैल्यू है, जो अब इस टाइम पर वैल्यू है वो कितनी है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बुक वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 50,000 माइनस 10,000, तो अब उस मशीन की वैल्यू रहेगी बेटा 40,000 रुपीज 40,000। तो वो बोल रहे हैं कि उसका डेप्रिसिएशन का आपको एक शेड्यूल बनाकर दिखाना है। तो शेड्यूल का मतलब क्या है कि हर साल उसकी वैल्यू किस तरह से कम हो रही है ये आपको बताना है। तो अब हम ये कहेंगे कि ये सेकंड ईयर के बाद क्या होगा, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो मैं यहाँ पर इसको लेकर चलूँगा। तो हम ये कहेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो ये हो गया, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अब 40,000 रुपये है और 40,000 रुपये अब उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, तो उसमें से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दो 10,000 को, तो ये कितना हो जाएगा 40,000 माइनस 10,000, तो कितना हो गया रुपीज 30,000। ठीक है, फिर वही एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर
बुक वैल्यू इज इक्वल टू 30,000 माइनस 10,000, फिर वो घटकर कितना रह गया, ₹20,000। फिर हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर बुक वैल्यू कितनी हो गई, 20,000 माइनस 10,000। तो हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए 10,000 रुपीज पर, और 10,000 रुपीज ही इसकी सेल्वेज वैल्यू थी। सेल्वेज वैल्यू मतलब कि अगर किसी इसकी जो है एक तरह से स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब जब इसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 10,000 रुपये इसकी वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो हमें 10,000 से नीचे नहीं जाना, हम 10,000 तक आ गए। यहाँ तक समझ में आ गया? yes sir, ठीक है, अब ये करने के बाद में इन्होंने ना एक चीज और पूछी है, ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन एंड कंस्ट्रक्ट अ शेड्यूल फॉर डेप्रिसिएशन, आल्सो फाइंड द डेप्रिसिएशन रेट परसेंट। तो डेप्रिसिएशन रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करा जाता है, डेप्रिसिएशन रेट परसेंट, ये निकालने के लिए एक तो सैल्वेज वैल्यू लेते हैं, सैल्वेज वैल्यू, और इसमें हमें ये करना होता है सैल्वेज वैल्यू अपॉन बुक वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद की जो बुक वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई 100। सैल्वेज वैल्यू कितनी है, 10,000, एक साल के बाद बुक वैल्यू कितनी रह गई थी, 40,000 इंटू 100। ये 2 0 से 2 0 काटो, ये 2 0 से ये 2 0 काटो, 425 जा 100, तो ये हो गया 25%। समझ गए? yes sir, एक एग्जांपल और है इसका, बस ये एग्जांपल कर लेना, और ये आपका ये वाला तो पोर्शन खत्म होता है। अब इसके बाद बेटा कौन सा बचता है इसमें अप्लाइड में? मैं देख रही थी, अब कोई नहीं है, हो गए हैं सारे। चलिए, हो गया तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपका कोई भी इसमें पोर्शन बचता है मैं भी देख लूंगा एक बार, अगर कुछ बचता है तो मैं करवा दूंगा। ओके सर, ठीक है, चलिए, ओके थैंक यू सर। ओके।